न्यूक्लियोफाइल की जो डेफिनेशन हम लोगों ने कल देखी थी, उसी से हम लोगों को आज का सेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को दो चीजें दिखाई थी। ऐसे क्या दिखाया था कि ऐसा कोई कार्बन हेलोजन बॉन्ड है पोलर, जिसमें ये अल्फा कार्बन पार्टली पॉजिटिव है, इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है OH माइनस जैसा, किसको, इस अल्फा कार्बन को, या फिर किसको, ऐसे पॉजिटिव कार्बन को भी अगर कोई OH माइनस जैसा क्या इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो हम लोग OH माइनस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल ऐसा कहते हैं, आया ना। या इसकी जगह पे मैंने ऐसा कंपाउंड दिया था आपको, वही कंपाउंड, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये पार्टली निगेटिव, इसको ये NH3 जो है लोन पेयर अपनी डोनेट करता है अल्फा कार्बन को। या फिर ऐसा भी हुआ, अगर कोई पॉजिटिव कार्बन है उसको NH3 अपना लोन पेयर दे रहा है तो भी चलेगा। इन बोथ द केसेस हम लोग कहेंगे NH3 acts as न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। अब जरा ध्यान दो, अगर इसकी जगह पे ऐसे होता, H3O+, ये H+ दिखाने का तरीका है, H3O+ वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन H+ आयन इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वाटर के साथ कंबाइन होके H+ आयन ऐसे एग्जिस्ट करता है। या फिर ऐसे कहो, H3O+ लिखो या फिर सिर्फ H+ लिखो। एक्चुअली एक्वेस मीडियम में जब H+ आयन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो उसको अगर OH- ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी इसको, या H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी इसको, तो अब OH- ये आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, OH- इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है, जरा ध्यान से देखो और मुझे बता दो, OH- इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है। यहाँ पे भी NH3 किसको दे रहा है, या H+ को अगर NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो अब इन दोनों केसेस को देखो, OH- किसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है रे इस केस में, NH3 किसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है इस केस में, फटाफट देख के बताओ, फटाफट देख के बताओ। OH- इस केस में किसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, NH3 किसको दे रहा है, देख के बता दो। ये बताने के बाद ही SN1 SN2 स्टार्ट हो सकेगा। गाइस फटाफट बोलो, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट SN1 SN2। हाँ, किसको दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन, और इसे ही कहा जाता है एसिडिक हाइड्रोजन, और इन शॉर्ट कहा जाता है प्रोटॉन। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है H+ को, सिर्फ H+ को ही प्रोटॉन कहा जाता है, सिर्फ H+ को ही प्रोटॉन कहा जाता है। क्यों, कौन बताएगा, सिर्फ H+ को ही प्रोटॉन क्यों कहा जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन कहा जाता है, क्यों, सिर्फ हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन चला जाने के बाद हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन रह जाता है। हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, एंड न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन होता है। तो सिचुएशन क्या है, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचेगा। इसीलिए H+ को, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए H+ कहा जाता है। H+ में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए H+ को ही प्रोटॉन ये दूसरे नाम से बुलाया जाता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गया। तो H+ यानी कि प्रोटॉन, या फिर डेल्टा प्लस चार्ज हो किसी हाइड्रोजन पे पार्शियल, तो उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन कहेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन को, या सिर्फ H+ हो तो प्रोटॉन को ये OH- अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। सो आइडियली यू गाइज शुड से दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन को
यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन को या फिर प्रोटॉन को यानी कि H+ को ये OH- इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। समझ में आ गया किसको दे रहा है? समझ में आया? किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर? एसिडिक और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। इसीलिए OH- is acting as base. Here OH- is acting as base. NH3 भी वही कर रहा है। ये हाइड्रोजन है कैसा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और एसिडिक हाइड्रोजन या फिर H+ यानी कि प्रोटॉन, इनको एक्टिंग एज बेस। जो नेगेटिव आयन जो नेगेटिव आयन जो नेगेटिव आयन हाइड्रोजन को यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन को या फिर जो नेगेटिव आयन प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको एज अ बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बेस। सो यहाँ पे NH3 भी और OH- भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। NH3 भी एंड OH- भी किसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं? हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन या प्रोटॉन को। इसीलिए OH- यहाँ पे एक्ट्स एज बेस या फिर NH3 भी एक्टिंग एज अ बेस है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहना है? जब कोई आयन नेगेटिव आयन या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर किसको इलेक्ट्रॉन देता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फिर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज, जिस पे ऐसे कार्बोकैटायन को या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्फा कार्बन को कोई नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। लेकिन वही नेगेटिव आयन अगर किसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या एसिडिक हाइड्रोजन को या फिर प्रोटॉन को या फिर प्रोटॉन को अगर कोई नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, किसको? नेगेटिव आयन हैविंग एक्स्ट्रा लोन पेयर या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर, ये अगर किसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन को या फिर H+ यानी कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो उसको बेस कहेंगे। इन शॉर्ट H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला बेस, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला न्यूक्लियोफाइल। ये डिफरेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है। अब ये देखो यहाँ पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो बेस होता है ना, बेस लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन को भी रिमूव करने की क्या ताकत रखता है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी किसको रखता है? इलेक्ट्रॉन पेयर लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी रखता है। कौन? बेस। इसलिए जब भी आप किसी नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बेस की तरह यूज करने का सोचो, जब भी आप किसी नेगेटिव आयन को या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बेस की तरह यूज करने का सोचो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये स्ट्रॉन्ग या इजी डोनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग या इजी डोनर होना चाहिए। समझ में आ गया? और किसी OH- यानी कि नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी है तो भी चलेगा, इफ यू वांट इट टू यूज एज न्यूक्लियोफाइल। अगर वो आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करना है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आपको एज अ बेस यूज करना है एंड हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो वो स्ट्रॉन्ग डोनर होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये दो बातें ध्यान में रखो। समझ में आ रहा है जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ये रिपीटेडली मैं बोलता जाऊंगा आपको, लेकिन ये समझ में आ रहा है? कुछ समझा? कुछ समझा? हाँ। सगळ्यांचा मग माझा धर्माला लागला नाही का लो कारण माझा क्लास
गाइस कुछ समझ में आया कि नहीं? न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं? चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। चलो गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया स्क्रीनशॉट? रब कर दूं? तो चलो अब SN1 SN2 हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हम लोगों को देखना है, उसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि SN रिएक्शन, SN रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी मैकेनिज्म से ऑकर होती है? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। ऑकर्स बाय, ऑकर्स बाय, मैंने आप लोगों को बोला था इससे पहले भी, इससे पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है। कौन बताएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म SN रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे ऑकर होता है? फटाफट बोलो। एक मैकेनिज्म SN1 है, एक मैकेनिज्म SN2 है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ है क्या? SNI भी है, SN1 CB भी है। SN1 क्या है? इलैबोरेट कर देता हूं मैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। SNI क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। एंड SN1 CB यानी कि क्या?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय कॉन्जुगेट बेस। कुछ समझ में आ रहा है? ये 4 टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स है। फॉलोइंग मैकेनिज्म, 4 मैकेनिज्म्स हैं, 4 तरीके हैं जिनसे आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो, या दूसरी भाषा में इन 4 तरीके से कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हुई आपको दिखाई देगी। कुछ समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर मतलब क्या? ऐसी टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते वक्त सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड होगा। SN2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते वक्त 2 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंडेंट है। SNI मतलब क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। इसका मतलब क्या? इंटरनली ही वहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और वही क्या करेगा, किसी ग्रुप को रिमूव करके वो इंटरनली जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ वो उस ग्रुप की पोजीशन ले लेगा। इस ऐसी रिएक्शन को SNI कहा जाता है। SN1CB मतलब पहले कॉन्जुगेट बेस बनके, कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या? आप लोगों को मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम सिखाया है, उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, एसिड अगर होगा तो ही उसी का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस बनने के लिए पहले वो सब्सटेंस में कुछ ना कुछ एसिडिक पार्ट यानी कि हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, वो जाने के बाद ही उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से कॉन्जुगेट बेस बन सकता है। तो कॉन्जुगेट बेस पहले बनेगा और वही क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट करवाएगा। वही क्या कैरी आउट करवाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो SN1CB जो है, SN1CB ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय कॉन्जुगेट बेस, ये अनदर टाइप है। आपके बुक में ये दोनों ही दी गई है, ये दोनों मोस्ट कॉमन है नीट के लिए, ये दोनों मोस्ट कॉमन है। लेकिन जेई जब आप करोगे SNI SN1CB इस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होती है ये आपको देखना पड़ेगा, ये भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, इनके भी एग्जाम्पल आपको क्या करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे। तो नीट के लिए अप टू नीट ये इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चारों पढ़ाने वाला हूँ, इनके भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, लेकिन पहले SN1 एंड SN2 स्टार्ट करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? आई एम आस्किंग एवरीवन। मग काय करायचं ते करा. मी तुमपुढे प्रत्येक कोणाला मी बोलतो मी घाण शिकवून बोलतो. आधी सांग. त्याला ऐकायचं ऐकून ज्यांना ऐकायचं का बरं. प्रत्येक शब्दाची घाण शिकवून. आधी सांग. त्याशिवाय सगळी गोष्ट मिळून येणार. प्रत्येक शब्दाला मागं ठेव. प्रत्येक शब्दाला बहीण ठेव. हे शब्द तुम्ही वापरून. कोणाला आधी सांग. मग राहायचं तर आम्ही कधी बाहेर. बस. तुमच्याशिवाय गोष्ट मिळणार नाही. घाण वापरून आणि शंभर. कोण लय पैशावाला आहे मला माहिती. कोणी पैसे वापरून नाही वापरत. मला माहिती. गाइस समझ में आ गया? हो गया स्क्रीनशॉट? चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। अरे स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। SN1 का इंट्रोडक्शन तो खाली आज कर लेते हैं। यस और नो? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। प्रेरणा कुछ समझ में आ रहा है? प्रेरणा, प्रेरणा तू नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है? प्रेरणा, यस सर। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा नहीं है। प्रणीता, प्रणीता कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। आदिति, आदिति, अथर्व, ये गाइस कुछ बोलते नहीं। संस्कृति है क्या? संस्कृति, ऋग्वेदा, हो गया स्क्रीनशॉट सबका? चला स्टार्ट। हो गया?
अब SN1 रिएक्शन की बात करेंगे। कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे? SN1। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग SN1, SN2 डिस्कस करना इजी है, क्योंकि SN2 की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। SN2 की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। SN2 समझ में आ जाए तो SN1 समझना इजी है, इसीलिए मैं SN2 रिएक्शन से स्टार्ट करता हूं। अब SN2 रिएक्शन क्या है? SN2 रिएक्शन क्या है? देखो, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले आप लोग एक एग्जांपल देखो। कंसीडर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी? ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। विद एक्वियस NaOH। देखो जरा रिएक्शन। अब मुझे बताओ, NaOH जो लिया है एक्वियस, इसके साथ हीट करने के बाद NaOH कौन सा आयन सप्लाई करेगा? OH माइनस। यहाँ पे जो ब्रोमीन को बॉन्डेड कार्बन है वो कैसा है? ब्रोमीन को बॉन्डेड कार्बन है वो कैसा है? फटाफट बोलो। फटाफट बोलो, ये कार्बन जो है कैसा है? सबको दिख रहा है कार्बन कैसा है? अरे क्वेश्चन पूछ के गया था मैं कि कार्बन कैसा है, बोलो। कार्बन कैसा है ये बोलने को आपको 4 घंटे लग रहे। सामने दिख रहा है रे, ये ब्रोमीन को बॉन्डेड कार्बन। एक ही चीज 4 बार क्यों पूछूं मैं? दिख रहा है फिर भी नहीं बोल रहे। अरे क्वेश्चन कळाला का? हिंदी नाही कळत, मराठी तरी कळतं का? पार्शियल पॉजिटिव, तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे सकता है? ये आपको ऐसे इंटरेक्टिव पढ़ने में मजा नहीं आता क्या? मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, मैं ही पढ़ाते जाऊं क्या डायरेक्टली? विल इट बी ओके कि मैं पढ़ाता जाऊंगा डायरेक्टली, आपको कुछ पूछूंगा ही नहीं, चलेगा? क्योंकि 4 बार आपको एक ही क्वेश्चन में करता हूं, आप लोग आंसर नहीं करते हो रे। पूछ के गया था मैं और क्लियरली आवाज आता है। दूसरा डिवाइस मेरा है वो इसी के वाईफाई पे चल रहा है, फिर भी उस डिवाइस में क्लियर दिख रहा है, क्लियर आवाज आ रहा है। इसका मतलब आई एम ऑडिबल टू यू, बराबर। मोस्ट ऑफ द लोगों को मेरा आवाज क्लियर आता है, वीडियो क्लियरली दिख रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि OH माइनस किस पे अटैक करेगा, उसका भी कोई आंसर नहीं। Br मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसको ये कार्बन बॉन्डेड है, कार्बन कैसा है ये पूछा, उसका भी कोई आंसर नहीं। 4 बार एक क्वेश्चन करूं, आप आंसर नहीं करते हो, क्यों ऐसा? एक ही क्वेश्चन। अब देखो, कार्बन टाइप करने की जरूरत है क्या? वहां पे फैसिलिटी है, C टाइप करो, वो भी समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं करते हो आंसर। क्या बात हुई है? एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछना पड़ता है रे। दिस इज कॉल्ड एज लिथार्जिकनेस गाइस, दिस इज कॉल्ड एज लिथार्जिकनेस। आप लोगों को या तो जरूरत है नहीं, या तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग सिर्फ बैठे हो। इतना टाइम नहीं लगता रे। जूम यूज करके, जो यूज टू है जूम यूज करने का, जिसको आदत है, उसको टाइप करके आंसर बोलने में, या फिर माइक ऑन करके आंसर बोलो। अगर आपको टाइप नहीं करना है, यू कैन पुट योर माइक ऑन एंड यू कैन आंसर मी, एंड देन अगेन यू कैन पुट योर माइक ऑफ। उसमें कौन सा बड़ी बात है? कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर करने में, फिर भी 4 बार पूछना पड़ता है।
सो Br विल गेट रिप्लेस्ड बाय OH, NaBr बन जाएगा। क्या बनेगा? मीथिल ब्रोमाइड एंड मीथिल ब्रोमाइड से बनेगा मीथिल अल्कोहल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस गाइस आई थिंक 5 मिनट वेट करते हैं, अदरवाइज अदरवाइज मीटिंग ऑफ करते हैं। 5 मिनट रुको गाइस। इज इट एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? फटाफट बोलो। ये सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या? व्हाटएवर द रिएक्शन आई हैव रिटन ओवर हियर, ये अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या? फटाफट बोलो। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कैटेगरी में आती है क्या? ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस कैटेगरी में आती है क्या? ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस कैटेगरी में आती है क्या? फटाफट बोलो। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस कैटेगरी में आती है क्या? फटाफट बोलो। ओके, तो अब इस रिएक्शन में हुआ है ये, और कौन सा बॉन्ड बना है? ये। सो इन गिवन रिएक्शन CH3 यानी कि कार्बन डैश Br is broken and C-OH, ये बॉन्ड क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। CBr बॉन्ड ब्रेक हुआ, COH बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यस और नो? यस और नो? ये CH3OH मतलब कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है? COH बॉन्ड। COH बॉन्ड फॉर्म हुआ है, CBr ब्रेक हुआ है। यस और नो? यही हुआ है ना रिएक्शन में? ड्यूरिंग अ रिएक्शन यही हुआ है कि नहीं? ड्यूरिंग अ रिएक्शन यही हुआ है कि नहीं? सो क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्ड कैसे एग्जैक्टली ब्रेक होता है एंड कैसे एग्जैक्टली ये बॉन्ड फॉर्म होता है। हाउ एग्जैक्टली CBr bond is broken and COH bond is formed. CBr bond is broken and COH bond is formed. कैसे एग्जैक्टली CBr bond ब्रेक हुआ और COH bond फॉर्म हुआ? ये क्वेश्चन आता है। ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली एनर्जी कम्स टू ब्रेक CBr बॉन्ड? CBr बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी कहां से आती है? CBr बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी कहां से आती है? सच क्वेश्चंस can be answered by studying mechanism of reaction. रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करके यही किया जा सकता है।
तो कैसे एग्जैक्टली सीबीआर बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैसे एग्जैक्टली सीओएच बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करने के बाद। तो मैकेनिज्म यानी कि क्या, कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट में, कैसे प्रोडक्ट में बॉन्ड्स बनते हैं। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होते वक्त कोई इंटरमीडिएट बना है क्या? जीओसी में मैंने आपको इंटरमीडिएट पढ़ाए थे, किसी को याद है जीओसी? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो 11th में थे, जो 11th मेरे पास किए हैं, या जिन्होंने 11th अपना सीरियसली किया है, उन लोगों को पता है कि इंटरमीडिएट्स बनते हैं। मैंने आप लोगों को इंटरमीडिएट सिखाया था और बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के नाम भी दिए थे। याद है किसे इंटरमीडिएट्स के नाम? मैंने आप लोगों को सिखाया था इंटरमीडिएट्स के बारे में। जीओसी में हम लोग स्टेबिलिटी भी देख रहे थे उन इंटरमीडिएट्स की, लेकिन आप लोग टाइम नहीं दे रहे हो, इसलिए हम लोगों का जीओसी वहीं पे रुका हुआ है। कुछ याद है? फटाफट बोलो, इंटरमीडिएट्स पता हो तो हाँ या ना। बाकियों को तो कुछ पता ही नहीं ऐसा लगता है। अरे आदित्य, अथर, आप लोगों को पढ़ाया नहीं क्या भक्ति? आदित्य, अथर, भक्ति, साक्षी, मैना, संस्कृति, सोहम। अरे आप लोगों को मैंने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बाद ये सब सिखाया था। इंटरमीडिएट्स कौन से हैं? अथर, आदित्य, सोहम, संस्कृति, साक्षी, मैना, ऋग्वेदा। कुछ याद है कि नहीं? अगर वही याद नहीं तो कैसे चलेगा रे? आदित्य, याद है कि नहीं? इंटरमीडिएट्स पढ़ाया था मैंने। जीओसी पढ़ी है कि नहीं तू? बोल, कौन से इंटरमीडिएट? कौन से इंटरमीडिएट? आथर, तुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तुझे कुछ पूछना चाहूं मैं तो आंसर ही नहीं करता है आथर। सो इस रिएक्शन में ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, एंड कोई इंटरमीडिएट बना है कि नहीं बना है, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, मतलब मैकेनिज्म स्टडी करना। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, यानी कि मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, ये स्टडी करने के बाद ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो मैंडेटरी है कि अगर आप पता करना चाहो कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, OH का इसके साथ बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, बीच में कोई इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना, ये सब चीजें अगर आपको पता करनी हो, यू हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म है क्या, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आदित्य सिर्फ यस बोल, अगर तू है अथर्व, अगर तू है वहां पे तो आंसर करते जा मेरे भाई। हाँ, तो इंटरमीडिएट सिखा है, नाम बता इंटरमीडिएट के, स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? प्रणीता, इंटरमीडिएट माहिती करे प्रणीता? प्रणीता, डू यू नो इंटरमीडिएट्स? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? साक्षी, नुसतं स्क्रीनशॉट नको काढू रे साक्षी, तुला क्वेश्चन विचारलं तेव्हा सांगायला काय होतं, इंटरमीडिएट विचारलं तर आता सांगत नाहीये। प्रेरणा, हैव यू हर्ड अबाउट इंटरमीडिएट्स? प्रेरणा? नो सर। ओके, तो तुझे पढ़ना पड़ेगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो लेसन है वो पढ़ना पड़ेगा। यस सर। ये स्क्रीनशॉट हुआ? हाँ, भक्ति उतने ही है क्या, सबको वही पता है? इतने ही दो नहीं है गाइस, इतने ही दो नहीं है।
मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंटरमीडिएट बताए थे, बहुत सारे। जो अहमदनगर वाले हैं उनको तो मैंने बहुत सारे इंटरमीडिएट बताए, एक का भी नाम नहीं आ रहा है। अथर कुछ बोलता ही नहीं है तू। इंटरमीडिएट्स ये देख के आओ, इसमें से क्या क्या आप लोगों को देखना है ये मैं बता देता हूं। इंटरमीडिएट्स इन ऑर्गेनिक केम क्या है? कार्बो कैटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल, ये तीन इंपॉर्टेंट ही है और इन तीनों के बारे में मैंने आपको सिखाया है। जीओसी यहां तक हम लोगों का आ चुका है, जीओसी हम लोगों का यहाँ तक आ चुका है। इसमें से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है, इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में रह गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आप लोगों को ये भी बताया था अथर, इनके बारे में तूने ही क्वेश्चन किए थे मुझे अथर, फॉर योर काइंड तो किया है मैंने आंसर। हाँ बोल फटाफट, क्या बोल रहा था? ये मैंने आंसर किया है सर। ओके, कार्बिन के बाद क्या बोला था? ऐसा नहीं क्या अराइंस वगैरह नहीं थे रे, अराइंस वगैरह नहीं थे, कार्बिन थे। एंड मैंने आप लोगों को इसके बारे में बोला था, कौन सा? नाइट्रीन्स। ये किस रिएक्शन में होता है ये भी बताया था, वेयर इट इज फॉर्म, ये किस रिएक्शन में फॉर्म होता है, जैसे कि डाइक्लोरोकार्बिन, इसकी भी एक फेमस रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी। नाइट्रीन्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों को कहाँ पे, इसके भी एग्जाम्पल आपके स्टेट बोर्ड की बुक में है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस आप लोग करोगे जेई के लिए। बाकी ये तीन तो कॉमन है, तो इन सब इंटरमीडिएट्स के बारे में एटलीस्ट इन तीनों के बारे में कल पढ़ के आना, सब लोग इन तीनों के बारे में कल पढ़ के आना। इसके बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन डिटेल में पढ़ के आना कब? कल के लेक्चर में। कहाँ पे पढ़ना ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस लेसन में ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। एंड या फिर जीओसी जो मैंने नोट्स दिए जीओसी के, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया सबको? इनमें से ये तीन इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है और यही इंटरमीडिएट बनते हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करते वक्त इनका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट होने के बाद, रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट होने के बाद इनमें से कोई ना कोई एक पहले बन जाता है और वो ये इंटरमीडिएट आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर रिएक्शन के बहुत सारे फीचर्स डिपेंड होते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में मैंने थोड़ी ना थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दी थी एंड इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, इनके फॉर्मेशन के बारे में एंड इनके कैरेक्टर के बारे में, ये कैसे होते हैं, इनके नेचर के बारे में हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है, इनके बारे में शॉर्ट डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों को देखना था, सिर्फ इन दोनों की स्टेबिलिटी रह गई है। कौन से इफेक्ट, कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इनको स्टेबलाइज करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इनको स्टेबलाइज करेंगे, ये सिर्फ रह गया है देखने का। बाकी इसकी स्टेबिलिटी के बारे में ऑलमोस्ट पूरा डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है, तो ये देख के आओ। कल हम लोग एक्चुअल SN1 मैकेनिज्म विद द सेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बाय गाइस, आई होप ये कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो बाय।